अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 50C, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी डेली प्रैक्टिस के अंदर सेक्शन 50C आप बहुत बार यूज करेंगे। बेसिकली सेक्शन 50C को समझने से पहले एक केस स्टडी हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है और ये किसी बिल्डिंग के ओनर है, और मिस्टर वाई है, ये बायर है, ये इस बिल्डिंग को खरीदना चाहते हैं। तो मिस्टर एक्स इस बिल्डिंग को मिस्टर वाई को सेल कर देते हैं, और ऐसे में आपको पता है सेल ऑफ बिल्डिंग इज लायबल टू कैपिटल गेन टैक्स। बिल्डिंग जो है वो आपकी कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट को आप सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल गेन अराइज होता है। अगर 24 मंथ्स या उससे कम समय के लिए होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 24 मंथ से ज्यादा समय के लिए होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब हुआ क्या, मिस्टर एक्स की ये जो बिल्डिंग है इसका मार्केट प्राइस है लेट से 60 लाख रुपीस, और जो आप सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये जो आप ट्रांसफर करते हैं ये सब्जेक्ट टू स्टैंप ड्यूटी होते हैं। दैट मींस जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इन ट्रांजैक्शंस पर आपसे स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करती है। तो जनरली हमने देखा भी था जब हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को डिस्कस किया था, तो वहां पर जो बेसिकली स्टैंप ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। दैट मीन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करती है ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एसेट। तो ऐसे में जो ये बिल्डिंग सेल की जाती है तो इस बिल्डिंग पर स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, और ये जो स्टैंप ड्यूटी है ये वैल्यू ऑफ द लैंड और बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, इस पर ये लेवी की जाती है। तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की जाती है, स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसके लिए एक वैल्यूएशन की जाती है जिसे स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन कहते हैं, जिसे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कहते हैं। तो मान लीजिए अकॉर्डिंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी इसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है वो 55 लाख रुपीस है। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो ये मानती है इस लैंड की जो कीमत है, इस बिल्डिंग की जो कीमत है वो 55 लाख रुपए है। और अब हुआ क्या, मिस्टर एक्स ने ये बिल्डिंग जो सेल की वो एक्चुअल सेल प्राइस है, एक्चुअल सेल प्राइस है मान लीजिए 50 लाख रुपए। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई कैपिटल एसेट जो कि लैंड है या फिर बिल्डिंग है या फिर लैंड और बिल्डिंग दोनों है वो सेल की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, और ऐसे में जो फुल वैल्यू कंसीडरेशन है, दैट मींस जो सेल प्राइस है, अगर वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो ऐसे में फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना जाएगा, जो वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी द्वारा बताई गई। और अगर मान लीजिए एक्चुअल सेल प्राइस होता 58 लाख रुपीस, तो ऐसे में यह जो एक्चुअल सेल प्राइस है यह स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से ज्यादा है, तो ऐसे में 58 लाख रुपीस को फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना जाता। तो बेसिकली कहा गया कि जहां पर जो लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड या बिल्डिंग दोनों ट्रांसफर की गई है, अगर वो ट्रांसफर की गई है ऑन ए अमाउंट विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, तो इन दैट सिचुएशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन विल बी फुल वैल्यू कंसिडरेशन। तो इसका मतलब अब हम जब मिस्टर एक्स के हाथ में कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे 55 लाख रुपीस, अगर एक्चुअल सेल प्राइस 50 लाख है तो। और उसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो किस प्राइस पर परचेज की गई, एक्वायर की गई। अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, और अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट जो है आपकी विदाउट इंडेक्सेशन जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेस होगी।
तो यहाँ पर बेसिकली मेरा बताने का पर्पज ये है कि कुछ लोग टैक्स चोरी करने की वजह से, कुछ लोग इनकम को छुपाने की वजह से जो सेल प्राइस है उसको बहुत कम रखते थे। तो ऐसे में यह कानून लाया गया कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर सेल करेंगे तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही क्या मानेंगे, फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है 55 लाख रुपीस और मार्केट रेट जो है उस प्रॉपर्टी का, उस बिल्डिंग का है लेट्स से 45 लाख रुपीस। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है जहां पर मार्केट रेट जो है वो कम है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन रेट ज्यादा है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर ऐसा कोई केस है तो हम क्या करेंगे, उसको वैल्यूएशन अथॉरिटी को वैल्यूएशन अथॉरिटी को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। और वैल्यूएशन अथॉरिटी जो वैल्यू डिटरमाइन करेगी वो वैल्यू मानी जाएगी आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन। तो यहां पर बताया गया where the consideration received or accruing as a result of the transfer by an assessee of a capital asset being land or building or both। तो बेसिकली सेक्शन 50C तभी अट्रैक्ट होगा जहां पर लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर लैंड और बिल्डिंग दोनों ट्रांसफर किए जा रहे हैं less than the value adopted or assessed or assessable by any authority of a state government, here in this section referred to as the stamp valuation authority, for the purpose of payment of stamp duty in respect of such transfer, the value so adopted or assessed or assessable shall for the purpose of section 48 be deemed to be the full value consideration received or accruing as a result of such transfer। तो that means full value consideration मानेंगे हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी द्वारा जो वैल्यू बताई गई। के बाद मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये जो बिल्डिंग है ये सेल करने के लिए एक एग्रीमेंट किया। मान लीजिए ये जो सेल है इसका एग्रीमेंट हुआ 1 जुलाई 2020 को और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ इन द नेम ऑफ मिस्टर वाई, मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन हुआ 1 फरवरी 2021 को। तो 1 जुलाई 2020 को जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वो मान लीजिए थी 52 लाख रुपए, 52 लाख। और जब प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई, जो रजिस्ट्री हुई, उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, वैल्यूएशन जो थी वो थी 57 लाख रुपीस। तो ऐसे में बात आई कि अब फुल वैल्यू कंसीडरेशन किसे माने, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन थी वो ली जाए या फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रॉपर्टी का वो ली जाए। तो ऐसे में कहा गया कि अगर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उस समय कंसीडरेशन कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन अगर रिसीव किया गया है बाय द सेलर, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट पर सेलर के द्वारा कोई अमाउंट रिसीव कर ली गई है और वह जो अमाउंट रिसीव की गई है वो थ्रू अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, आईएमपीएस, दैट मींस बैंकिंग चैनल के जरिए अगर वो अमाउंट रिसीव की गई है तो जो वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट होगी वो आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानी जाएगी। और अगर मान लीजिए एग्रीमेंट के समय कोई अमाउंट रिसीव नहीं की गई है या फिर अमाउंट रिसीव की गई है इन द फॉर्म ऑफ कैश, in the form of adjustments, तो in that situation जो रजिस्ट्रेशन डेट पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट fixing the amount of consideration and the date of registration for the transfer of the asset
आर नॉट द सेम, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, देन वैल्यू अडोप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग फुल वैल्यू कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आप क्या ले सकते हैं, फुल वैल्यू कंसिडरेशन ले सकते हैं। लेकिन provided further that the first proviso shall apply only in a case where the amount of consideration or part thereof has been received by way of an account pay check, account pay bank draft, or by use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic modes as may be prescribed। तो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में आपकी आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी वगैरह को भी प्रिस्क्राइब किया गया है। तो बेसिकली अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट जो आपने एग्जीक्यूट किया उस समय अगर कोई अमाउंट आपने थ्रू बैंकिंग चैनल रिसीव की है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी। अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन ली जाएगी। उसके बाद provided also that where the value adopted or assessed or assessable by the stamp duty valuation doesn't exceeds 110% of the consideration received or accruing as a result of the transfer, the consideration so received or accruing as a result of the transfer shall for the purpose of section 48 be deemed to be the full value consideration। तो बेसिकली यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई है कि अगर आपकी जो एक्चुअल सेल प्राइस है मान लीजिए वो है 100 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो है 110 लाख, तो ऐसे में कहा गया कि हम एक्चुअल सेल प्राइस को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लेंगे। और अगर मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है 112 लाख रुपए, तो ऐसे में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे। रीजन बीइंग कहा गया कि जो आपका एक्चुअल सेल प्राइस है अगर 10% तक जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन एक्चुअल सेल प्राइस को ही हम जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल प्राइस में अगर 10% तक का डिफरेंस है तो हम ये मानेंगे कि आपकी एक्चुअल सेल प्राइस ही सही है। इतना डिफरेंस चल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर डिफरेंस है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को फुल वैल्यू कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे। तो यहां पर कहा गया है वेयर द वैल्यू अडॉप्टेड by the stamp duty valuation authority does not exceed 110% of the consideration received accruing as a result of transfer, the consideration so received as a result of the transfer shall be deemed to be the full value consideration। अगर डिफरेंस 10% से ज्यादा होगा तो सेक्शन 50C अप्लाई होगा और फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को। अदरवाइज जो आपका एक्चुअल सेल प्राइस है वही आपका जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए है 100 लाख रुपीस और वहां की जो मार्केट रेट है, मार्केट जो प्राइस है उस लैंड का, उस बिल्डिंग का, मान लीजिए वो है 85 लाख रुपीस। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन आपकी क्या मानी जाएगी, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें जब उस मार्केट में रेट ही उस प्रॉपर्टी का, प्राइस ही उस प्रॉपर्टी का 85 लाख रुपीस है तो आप उसको 100 लाख रुपीस में बेच ही नहीं सकते। तो ऐसे में जब एसएससी क्लेम करता है कि अगर वहां का जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो इन दैट सिचुएशन असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर करेगा और वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू डिटरमाइन करेगा वो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 where the SSC claims before any assessing officer that the value adopted or assessed or assessable by the stamp duty valuation authority under subsection 1 exceed the fair market value। जहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा हो जाती है
तो the assessing officer may refer the valuation of the capital asset to a valuation officer, and where such reference is made, the provision of subsection 2, 3, 4, 5, 6 of section 16A, clause 1 of subsection 1, and subsection 6, 7 of section 23A, subsection 5 of section 24, section 34AA, section 35, section 37 of the Wealth Tax Act apply in relation to such references as the apply in relation to a reference made by the assessing officer. तो बेसिकली क्या होगा, उस केस को रेफर कर दिया जाएगा टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, और वैल्यूएशन ऑफिसर फिर जो है वहां का सही सही वैल्यूएशन जो है वो डिटरमाइन करेगा, और अकॉर्डिंगली जो है वो फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना जाएगा। उसके बाद कहा गया कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 where the value ascertained under subsection 2 exceeds the value adopted or assessed or assessable by the stamp duty valuation authority, the value so adopted by such authority shall be taken as the full value consideration. अब हुआ क्या कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 100 लाख रुपीस, और एसएससी ने क्लेम किया मार्केट रेट है 85 लाख रुपए, 85 लाख रुपीस। एसेसिंग ऑफिसर ने उस केस को वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू डिटरमाइन की वो डिटरमाइन की, मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर ने 120 लाख रुपीस, 120 लाख रुपए। तो ऐसे में कहा गया कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू डिटरमाइन करता है तो इन दैट सिचुएशन फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना जाएगा, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी का जो प्राइस है वो। और अगर वैल्यूएशन अथॉरिटी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी से कम वैल्यू करता है तो ऐसे में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी वो आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानी जाएगी। तो बेसिकली सेक्शन 50C के जरिए गवर्नमेंट यह इंश्योर करना चाहती है कि जो लोग रियल एस्टेट एक्टिविटीज के अंदर मेलाफाइड जो आपका प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सेल प्राइस को कम दिखाते हैं, कम जो है वो डिक्लेयर करते हैं ताकि इनकम को छुपाया जा सके, टैक्स की चोरी की जा सके। तो इन दैट सिचुएशन जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वो आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानी जाएगी। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मार्केट रेट से भी ज्यादा है तो ऐसे में वैल्यूएशन ऑफिसर को जो है केस रेफर किया जाएगा, और उस केस में अगर वैल्यूएशन अथॉरिटी द्वारा कम वैल्यू डिटरमाइन की गई तो वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू ली जाएगी, और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू डिटरमाइन की गई तो इन दैट सिचुएशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है आपकी वो फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानी जाएगी। उसके बाद एक और सेक्शन है सेक्शन 51 जो बात करता है एडवांस मनी रिसीव्ड। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, आपको यहां पर दो सिचुएशंस को समझना होगा, ओल्ड सिचुएशन और न्यू सिचुएशन, जो लेटेस्ट सिचुएशन। तो मान लीजिए आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, लेट्स से एक लैंड है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपीस। मिस्टर एक्स की ये लैंड है और ये मिस्टर वाई के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि ये जो लैंड है ये 80 लाख रुपीस में मिस्टर वाई को सेल की जाएगी, और मिस्टर वाई ने मान लीजिए 5 लाख रुपीस एज ए टोकन मनी, एज एन एडवांस वो मिस्टर एक्स को पे कर दिए, और कहा कि जो बैलेंस 75 लाख रुपीस है वो आपको विद इन 3 मंथ्स वो पे कर देगा। और यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ कि अगर 3 महीने के अंदर 75 लाख रुपीस मिस्टर वाई पे नहीं कर पाए तो ये जो 5 लाख रुपीस है ये जो है फॉरफिट कर लिए जाएंगे, दैट मीन्स इनको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो अगर 3 महीने के अंदर 75 लाख रुपीस मिस्टर वाई पे नहीं करते हैं तो ये 5 लाख रुपए जो है वो मिस्टर एक्स के हो जाएंगे, और ये लैंड भी वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो पहले क्या होता था, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती थी मिस्टर वाई अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते थे तो इस अमाउंट को कर लिया जाता था फॉरफिट। और ऐसे में कहा जाता था कि अगर कोई अमाउंट फॉरफिट की गई है टुवर्ड्स कैपिटल एसेट तो ऐसे में जो कैपिटल एसेट्स की कॉस्ट होती थी उसमें से हम ये फॉरफिट अमाउंट जो है वो लेस कर देते थे, और जो बैलेंस आपकी आती थी वो आती थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
तो मान लीजिए ये लैंड खरीदी थी 20 लाख रुपए की बाय मिस्टर एक्स, तो 20 लाख माइनस 5 लाख, ये 15 लाख रुपीस की जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती। और अब जब मिस्टर एक्स इस लैंड को किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करते, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख रुपीज ली जाती, जो है 20 लाख रुपीज नहीं ली जाती। लेकिन इसको चेंज किया गया और एक नया लॉ लाया गया जिसमें कहा गया कि अगर आप ऐसी कोई 5 लाख रुपए की अमाउंट फोरफिट करते हैं, तो हम इसको कॉस्ट में से लेस नहीं करेंगे, हम इसको इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ट्रीट करेंगे। तो ये 5 लाख रुपए की इनकम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी वो 20 लाख रुपीज ही मानी जाएगी, क्योंकि कोई अमाउंट जो है वो लेस नहीं की जाएगी। रीजन बीइंग उसको टैक्स लगा दिया गया है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो आज की डेट में सेक्शन 51 जो है वो इतना रेलिवेंट नहीं है, जहां पर अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया, उसको फोरफिट कर लिया आज की डेट में, तो आप उसको इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ट्रीट करेंगे इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। और जबकि जो पहले जो है उसको कॉस्ट के अंदर से लेस किया जाता था, वो अब अलाउड नहीं है। वेयर एनी कैपिटल एसेट was on any previous occasion the subject of negotiation for its transfer, any advance or other money received and retained by the SSC in respect of such negotiation shall be deducted from the cost। तो वो क्या की जाती थी, cost amount से डिडक्ट की जाती थी, from which the asset was acquired or the written down value or the fair market value as the case may be, computing the cost of acquisition। लेकिन provided that where any sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of a capital asset has been included in the total income of the SSC for any previous year in accordance with the provision of clause 9 of subsection 2 of section 56। तो सेक्शन 56 डील करता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। वहां पर बेसिकली सबसेक्शन 2 क्लोज 9 के अंदर कहा गया है ऐसी अमाउंट को आप इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ट्रीट करेंगे। सच सम शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट अमाउंट से लेस नहीं किया जाएगा। फॉर विच द एसेट वाज एक्वायर्ड और द रिटन डाउन वैल्यू और द फेयर मार्केट वैल्यू एज द केस में बी इन कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेक्शन 51 में बेसिकली जो एडवांस के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस थे वो उनको चेंज कर दिया गया है। अगर आप कोई एडवांस मनी फोरफिट करते हैं, आप उसको रिफंड नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज वो टैक्सेबल होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप उसको लेस नहीं करेंगे। सेक्शन 50A है जो बात करता है कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। तो डेप्रिशिएबल एसेट पर कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं ये हम इस हेड में डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड को डिस्कस करेंगे, वहां पर हम जब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट करेंगे, तो इन दैट कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इन डिटेल मैनर। तो यहां पर हम जो है डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आप कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वो हम पीजीबीपी हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन आता है सेक्शन 47। सेक्शन 47 बेसिकली वो केसेस बताता है कि जहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब अगर किसी ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना गया है, तो इसका मतलब उस केस में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था सेक्शन 45 में जो चार्जेबिलिटी अट्रैक्ट होती है वो तभी होती है जब आप किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन कैपिटल गेन विल नॉट बी अराइज। तो सेक्शन 47 में बहुत सारे केसेस आपको बताए गए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकली भी बहुत रेयर चांसेस है उन केसेस को आप कभी फेस कर पाएंगे। लेकिन कुछ सिलेक्टेड केसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपको प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे,
जो आपकी प्रैक्टिस में जो है आपको पता होना जरूरी है। तो जो सबसे बड़ा केस आता है, केस ऑफ गिफ्ट, केस ऑफ विल, केस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को कोई कैपिटल एसेट, कोई कैपिटल एसेट क्या की गई, गिफ्ट की गई, तो ये जो गिफ्ट है ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो ट्रांजेक्शन्स है, जब हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो ट्रांसफर नहीं मानी गई है अंडर सेक्शन 47, वो अदर सोर्सेज में उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक कैपिटल एसेट जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपीस, वो गिफ्ट कर दी मिस्टर वाई को, तो मिस्टर एक्स के हाथ में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। रीजन बीइंग ये गिफ्ट है, दैट मींस विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर किया गया है, इसको सेक्शन 47 के तहत ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन जब हम अदर सोर्सेज हेड को स्टडी करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे मिस्टर वाई के हाथ में ये जो 10 लाख रुपीस है, ये इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होंगे। तो जो ट्रांजेक्शन जनरली सेक्शन 47 में ट्रांसफर नहीं माने गए हैं, उनमें से काफी सारे केसेस में जो सेक्शन 56 है अदर सोर्सेज हेड में, वो अट्रैक्ट हो जाता है और ऐसे में वो जो इनकम है अंडर दी हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होती है। लॉजिकल भी है कि देखिए मिस्टर वाई को अगर 10 लाख रुपीस की कैपिटल एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, तो ऐसे में ये मिस्टर वाई के लिए इनकम मानी जानी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना है, कैपिटल एसेट की बात की गई है, अगर कोई पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स आप जो है गिफ्ट करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को मोबाइल गिफ्ट किया, आपने अपनी पर्सनल कार गिफ्ट की, तो ऐसे में जो है वो सेक्शन 47 का पार्ट नहीं बने। The following transactions will not be considered as transfer and there will be no capital gain. No capital gain shall be computed in case of transfer of any capital asset through gift, will or inheritance. तो मान लीजिए एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन वो अपनी विल जो है वो लिखते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए उन्होंने अपनी एसेट किसी व्यक्ति को जो है दे दी गई है, उनकी विल के जरिए उनके बच्चों को दे दी गई है या फिर किसी और एनी अदर पर्सन को दे दी गई है, तो उस व्यक्ति के हाथ में जो है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कोई कैपिटल गेन की बात नहीं होगी। इनहेरिटेंस जो पूर्वजों से आपको मिलती है वो भी सेम सिचुएशन में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। हाउएवर इफ गिफ्ट इज गिवन with effect from 1st of October 2019 9 onwards, sorry 2009 onwards, it will be taxable under the head other sources. तो अदर सोर्सेज हेड को जब हम डिस्कस करेंगे वहां पर और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि जो गिफ्ट्स मिलते हैं इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट टैक्सेबल होते हैं और सेक्शन 56 के तहत वो अंडर द हेड अदर सोर्सेज इनकम माने जाते हैं। उसके अलावा एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द पार्टीशन ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो मैंने आपको बताया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स के अंदर। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ फॉर्म की गई और उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कुछ एसेट्स हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन किया गया, चाहे फुल पार्टीशन है चाहे पार्शियल पार्टीशन है, और ऐसे में कुछ एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई टू दी को पार्टनर्स टू दी मेंबर्स, तो वो जो है एचयूएफ के हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। Transfer of a capital asset by holding company to subsidiary company or by subsidiary company to holding company, provided company receiving capital asset is an Indian company and also 100% share capital of subsidiary company is held by its holding company or its nominee. तो बेसिकली आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा होली ओन्ड सब्सिडरी, जहां पर जो सब्सिडरी कंपनी है उसके 100% शेयर जो है होल्डिंग कंपनी के पास है। तो मान लीजिए एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड के जो 100% शेयर्स हैं वो
XYZ लिमिटेड के द्वारा एक्वायर किए गए हैं, परचेज किए गए। तो ऐसे में XYZ लिमिटेड कोई भी कैपिटल एसेट अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करती है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट ABC लिमिटेड शुड बी ए इंडियन कंपनी। सिमिलर वे में अगर ABC लिमिटेड कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है XYZ लिमिटेड को, प्राइवेट लिमिटेड को, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट XYZ लिमिटेड इज ए इंडियन कंपनी। तो जो रिसीविंग कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट बाय अमेलगमेटिंग कंपनी टू द अमेलगमेटेड कंपनी इज इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। तो मान लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड और ये अमेलगमेट हो रही है किसी कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, तो ऐसे में ABC लिमिटेड कंपनी के जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किए जाएंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड को, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। तो ABC लिमिटेड अगर अमेलगमेट होती है XYZ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर तो ऐसे में वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सिमिलर वे में ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय द डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी इफ द रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। तो कोई कंपनी डीमर्ज हो रही है, उसके रिजल्ट से जो एक नई कंपनी बन रही है, तो न्यू कंपनी को जो भी कैपिटल एसेट मिलेंगी वो डीमर्ज्ड कंपनी के हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रिसीविंग ऑफ शेयर्स फ्रॉम एन अमेलगमेटेड कंपनी इन ल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अमेलगमेटेड कंपनी। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, तो ऐसे में जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको न्यू कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। तो इन दैट सिचुएशन कहा गया कि प्रोवाइडेड द अमेलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, अगर अमेलगमेटेड कंपनी एक इंडियन कंपनी है तो ऐसे में जो शेयर्स रिसीव होंगे वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी इज इन केस ऑफ डीमर्जर। तो डीमर्जर के केस में जो शेयर्स इशू किए जाएंगे बाय द रिजल्टिंग कंपनी वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इन ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज के तहत अगर कोई कैपिटल एसेट की ट्रांजैक्शन की जाती है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और उन पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि अगर कोई गिफ्ट किया जाता है, किसी विल के जरिए कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की जाती है, इनहेरिटेंस में कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है, तो वो जो है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। हालांकि हमें देखना होगा सेक्शन 56 के तहत अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबिलिटी आती है या नहीं आती, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल सके कि सेक्शन 47 में अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाती तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। तो उसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई प्रॉपर्टी सेल की और लेट से ये जो सेल है ये सेक्शन 47 के तहत ट्रांसफर नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में अब यहां पर दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन 1 कि जो वैल्यू ऑफ द एसेट है वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ मिस्टर वाई। तो मान लीजिए जो वैल्यू है वो वैल्यू है 10 लाख रुपीज। जो हाउस प्रॉपर्टी सेल की गई है उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज। तो ऐसे में ये जो 10 लाख रुपीज है ये इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है सिचुएशन नंबर 2 कि ये जो 10 लाख रुपए है ये इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज भी टैक्सेबल नहीं होंगे। हम देखेंगे इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी कुछ केसेस ऐसे होंगे कि जो मिस्टर वाई को गिफ्ट रिसीव हुआ है वो मिस्टर वाई के हाथ में या तो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा या फिर अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर टैक्सेबल होगा तो ये 10 लाख रुपए की इनकम मानी जाएगी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, और अगर टैक्सेबल नहीं होगा तो ऐसे में ना तो मिस्टर एक्स को कोई जो है कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ना ही मिस्टर वाई के हाथ में वो इनकम मानी जाएगी। और अब मान लीजिए मिस्टर वाई के द्वारा
ये प्रॉपर्टी सेल की जाती है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या क्या होगा, अगर मिस्टर वाई के द्वारा सिचुएशन 1 जो है हमारी, जहां पर 10 लाख रुपीज की इनकम मानी गई अंडर द हेड अदर सोर्सेज, और ये बेची गई 20 लाख रुपीज की, तो ऐसे में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए 20 लाख रुपीज में से हम लेस करेंगे 10 लाख रुपीज जो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज मानी गई। इस 10 लाख रुपीज को हम क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि वो 10 लाख रुपए की अमाउंट टैक्स की गई है इन दी हेड ऑफ मिस्टर वाई, तो यहां पर प्रॉफिट होगा 10 लाख रुपए का। लेकिन दूसरी सिचुएशन जहां पर 20 लाख रुपए की वो बेची गई है, सिचुएशन नंबर 2 में, जहां पर वो अदर सोर्सेज हेड में भी टैक्सेबल नहीं हुई, तो ऐसे में अब बात आई कि यहां पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे। तो ऐसे में कहा गया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड ऑफ प्रीवियस ओनर, मतलब मिस्टर वाई से पहले जो इस बिल्डिंग का मालिक था, उसके हाथ में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ मिस्टर वाई। तो ये आपको बेसिकली दो डिफरेंस समझने हैं कि अगर मिस्टर वाई के हाथ में, रेसिपिएंट के हाथ में वो गिफ्ट अगर टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्सेज, तो मिस्टर वाई जब उस कैपिटल एसेट को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचेंगे, तो जो अमाउंट उनके हाथ में अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हुई थी, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। और अगर मान लीजिए मिस्टर वाई के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं हुई थी अंडर द हेड अदर सोर्सेज, तो ऐसे में जो प्रीवियस ओनर के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ मिस्टर वाई। तो यहां पर हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एन एसेट थ्रू ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 47 and subsequently asset was sold by him, in such case cost of acquisition and cost of improvement of previous owner shall be considered to be the cost of acquisition and improvement of the SSC, and also cost of improvement by SSC shall be taken into consideration। और मिस्टर वाई ने भी अगर उस पर कोई इंप्रूवमेंट की है, तो वो भी यहां पर लेस की जाएगी। As per section 2 clause 42A, the time period of previous owner shall also be taken into consideration। तो जो हम पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते हैं, उस पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए हम प्रीवियस ओनर ने जितने समय के लिए उस एसेट को होल्ड किया, वो भी इंक्लूड करेंगे। तो सिचुएशन नंबर 2 में जो कॉस्ट इन द हैंड ऑफ प्रीवियस ओनर होगी, वो जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी, और एसएससी ने, रेसिपिएंट ने जो खर्चा किया है इंप्रूवमेंट पर, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ली जाएगी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर की भी कंसीडर की जाएगी, और रेसिपिएंट की जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी साथ में कंसीडर की जाएगी। तो एक एग्जांपल है, मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने एक हाउस खरीदा 1 अप्रैल 2001 को 2 लाख रुपए का, और उन्होंने 3 लाख रुपए खर्च किए इंप्रूवमेंट पर 1 जुलाई 2002 को, एंड इट वाज रिसीव्ड बाय हिज सन मिस्टर वाई ऑन 1 जुलाई 2011, एंड मिस्टर वाई इनकर्ड 4 लाख रुपीस ऑन इंप्रूवमेंट। तो हम देखेंगे जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को कोई गिफ्ट करता है, तो वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल नहीं होता। तो ऐसे में जब मिस्टर वाई को, जो कि उनके बेटे हैं, उनको वो हाउस प्रॉपर्टी दी गई, तो ऐसे में मिस्टर वाई के हाथ में वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, तो ऐसे में प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कंसीडर की जाएगी, और साथ ही पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कंसीडर किया जाएगा इन द हैंड ऑफ प्रीवियस ओनर। तो इंप्रूवमेंट पर 1 जुलाई 2013 को खर्च किए 4 लाख रुपए, और हाउस सोल्ड कर दिया गया 1 जुलाई 2019 को 1 करोड़ रुपए का। तो इन दिस केस फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पर फुल वैल्यू कंसीडरेशन है 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए में वो जो है हाउस प्रॉपर्टी सेल की गई है। उसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग बताया था मैंने, प्रीवियस ओनर की मिली जाएगी। तो प्रीवियस ओनर ने इसको खरीदा था 1/4/2001 को, सेल की गई है 1 जुलाई 2019 को, तो दैट मींस 24 महीने से ज्यादा का समय है, तो ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2 लाख रुपीस, जो कि 1 अप्रैल 2001 को खर्च की गई। तो यहाँ पर इंडेक्सेशन किया जाएगा, तो सन 2001 और 2 का इंडेक्सेशन है 100 पॉइंट्स, और मल्टीप्लाई किया जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में इसको ट्रांसफर किया गया है, सेल किया गया है, तो 289 है जो आपका 2019-20 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम इंडेक्स करेंगे। कौन सी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? प्रीवियस ओनर एज वेल एज करंट ओनर।
तो यहाँ पर 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए को जिस जिस साल में हमने खर्च की है अमाउंट, उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करेंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है इस तरह 80,70,831 रुपए। डिडक्शन कोई भी नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में। हाँ, बेनिफिट ऑफ स्लैब जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर कोई अदर इनकम नहीं है, तो ऐसे में 2,50,000 रुपए का जो बेनिफिट ऑफ स्लैब है वो आप क्लेम करेंगे, और 80,70,831 रुपए में से 2,50,000 रुपए लेस करने के बाद 78,20,830 रुपए पर आप टैक्स पे करेंगे 15,64,166 रुपए का। साथ ही जो टोटल इनकम है 50 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे में सरचार्ज भी अप्लाई होगा। तो 10% की रेट से यहाँ पर सरचार्ज रहेगा। तो 1,56,416 रुपए कैलकुलेट किए गए हैं ऑन द इनकम टैक्स वैल्यू। तो हमारा टोटल टैक्स बिफोर सेस आ जाता है 17,20,582 रुपए, जिस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 68,823 रुपए कैलकुलेट किया गया है, और यहाँ पर हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 17,89,410 रुपए। तो ये थी जहां पर सिचुएशन 2 अराइज होती है, दैट मींस रेसिपिएंट के हाथ में अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल नहीं होता। अब हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं जहां पर जो रेसिपिएंट है उसके हाथ में जो है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज वो टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स है जिन्होंने हाउस प्रॉपर्टी परचेज की 1 जुलाई 2002 को 2 लाख रुपए की, और गिफ्ट कर दी गई मिस्टर वाई। और मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर एक्स के रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव कौन हो सकते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 56 में, जब हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो अगर रिलेटिव को गिफ्ट दिया जाता है तो वो एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव है तो ऐसे में वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। और वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग स्टैम्प ड्यूटी इज 5 लाख। तो जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 5 लाख रुपए। सब्सिक्वेंटली द हाउस प्रॉपर्टी वाज सोल्ड बाय मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने उस हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया 1 जनवरी 2020 को 25 लाख रुपए का। तो इन दिस सिचुएशन कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पर 25 लाख रुपए का बेचा गया है। तो सबसे पहले तो जिस साल में गिफ्ट किया गया 1 नवंबर 2019 को, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर 19-20 के अंदर जो इनकम मानी जाएगी वो मानी जाएगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए इन द हैंड ऑफ मिस्टर वाई एज अदर सोर्सेज हेड इनकम। तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज 5 लाख रुपीज बीइंग द अमाउंट ऑफ गिफ्ट अंडर सेक्शन 56। तो ये जो है मिस्टर वाई के हाथ में जो है टैक्सेबल होगी। अब मिस्टर वाई ने इस प्रॉपर्टी को 25 लाख रुपए का बेच दिया। सिंस इट इज ए कैपिटल एसेट, तो हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। 25 लाख रुपए क्या है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन है। अब हमें देखना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो ऐसे में जब सिचुएशन 1 होती है जहां पर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होती है, तो प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट नहीं की जाती। तो इसका मतलब 1 नवंबर 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक का जो पीरियड है वो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। सिंस इट इज लेस देन 24 मंथ्स, इट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल अराइज। और ऐसे में इंडेक्सेशन नहीं किया जाएगा, तो हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि आपकी होगी इनकम जो हमने अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल की थी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो यहाँ पर 20 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। और कोई अगर इनकम नहीं है तो ऐसे में बेनिफिट ऑफ स्लैब जो है यहाँ पर मिल जाता है। तो 20 लाख रुपए में से आप 2,50,000 रुपए की जो अमाउंट है वो लेस करेंगे, एंड आफ्टर दैट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स आ जाता है 5,62,500 रुपए, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लायबिलिटी है 22,500 रुपए। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 5,85,000 रुपए। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। एक बात का और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन अंडर सेक्शन 111A वो आपका स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होता है। तो ऐसे में 2,50,000 रुपए की छूट आपको वैसे भी मिल जाती है। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आपका बेनिफिट ऑफ स्लैब की वजह से नहीं आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करना है।